first unit is revisit AI project cycle and ethical frameworks. So first let's see what is AI project cycle. तो AI project cycle एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसे यूज करके हम किसी भी AI मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं. इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर 6 स्टेप्स होते हैं और ये सभी 6 स्टेप साइक्लिक होते हैं. दैट्स व्हाई दीज स्टेप्स आर कॉल्ड AI प्रोजेक्ट साइकिल. तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें ये समझ में आए जो हम AI प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो क्यों बनाने वाले हैं, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. इसलिए हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं. उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज डेटा एक्विजिशन स्टेज. इस स्टेज में हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं फ्रॉम रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस. लाइक हम फार्मर्स के लिए एक AI मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जो प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेगा वेदर दैट प्लांट इज अ डिजीज प्लांट और इज अ हेल्दी प्लांट. तो उसके लिए हम प्लांट्स के डिफरेंट पिक्चर्स इकट्ठा करेंगे, राइट. सो दैट इज डेटा एक्विजिशन. उसके बाद थर्ड स्टेप होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें जितना भी डेटा हमने इकट्ठा किया उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं. लाइक जैसे कि हम डिजीज प्लांट्स आइडेंटिफाई करने का मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो लीव्स के वो कौन से पैटर्न्स हैं जिससे पता चलता है कि ये एक डिजीज प्लांट है या फिर ये एक हेल्दी प्लांट है. तो लीव्स की वो सभी पैटर्न्स हम इस स्टेज पर एक्सप्लोर करेंगे. एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम हम एक्सप्लोरेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं. लाइक हम डेटा को विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं टू फाइंड पैटर्न्स. उसके बाद आती है मॉडलिंग स्टेज. इस स्टेज के अंदर हम अपना मॉडल क्रिएट करते हैं. तो जितने भी एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सूट करते हैं, उन एल्गोरिथम्स में जो बेस्ट एल्गोरिथम है वो चूज करेंगे एंड देन उस एल्गोरिथम को अपनी जो प्रॉब्लम है उसका जो डेटा है उससे फीड करेंगे. जैसे कि हम ऐसा AI मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जो डिजीज प्लांट को आइडेंटिफाई करेगा, तो हम अपने एल्गोरिथम को जो डिजीज प्लांट्स की पिक्चर्स हैं, इमेजेस है, उससे फीड करेंगे एंड मॉडल को ट्रेन करेंगे. दीज आर द इमेजेस ऑफ द डिजीज प्लांट एंड दीज आर द इमेजेस ऑफ द हेल्दी प्लांट, राइट. तो इस स्टेज पर हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं डेटा से, और जब हमारा मॉडल क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उसके बाद हम उस मॉडल को इवेल्युएट करते हैं. तो इवेल्युएशन के लिए भी हम अगेन डेटा यूज करते हैं, चेक करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को. बट आपको ये ध्यान रखना है इवेल्युएशन स्टेज पर जो भी डेटा हम यूज करते हैं दैट डेटा मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा. यानी मॉडल को डेवलप करते समय आपने जो डेटा यूज किया था उससे अलग डिफरेंट डेटा हम इवेल्युएशन स्टेज पर यूज करेंगे. सो इवेल्युएशन स्टेज पर जब मॉडल सही परफॉर्म करता है, यानी जो नया डेटा है उस पर भी वो अच्छा परफॉर्म करता है, देन हम अपने उस मॉडल को डिप्लॉय करते हैं. लाइक फार्मर्स के लिए हम डिजीज प्लांट को आइडेंटिफाई करने का मॉडल बना रहे थे, तो हम फार्मर्स की फील्ड में उस मॉडल को इंटीग्रेट कर देते हैं, या हमने कोई ऐप बनाई है तो फार्मर्स के मोबाइल पर उस ऐप को इंस्टॉल कर देंगे, राइट. तो हम कस्टमर्स को हैंड ओवर कर देते हैं डिप्लॉयमेंट स्टेज पर. सो दीज आर द 6 स्टेप्स ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल. Now after these steps, let's see the domains of AI. So जो AI मॉडल हम क्रिएट करते हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा यूज करते हैं. So depending on the data, we have 3 domains of AI or we can say 3 fields of AI, जिसमें हम 3 टाइप की AI क्रिएट करते हैं. First is the statistical data domain. इसमें हम ऐसा AI मॉडल क्रिएट करते हैं जो स्टैटिस्टिकल डेटा को अंडरस्टैंड करके उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करता है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालता है. तो स्टैटिस्टिकल डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जिसको आप ऑर्गेनाइज कर सको, जिस डेटा पर आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन अप्लाई कर सको, विच मीन्स द न्यूमेरिकल डेटा. तो उस टाइप के डेटा को हम इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं. तो ये सभी टास्क हम अपने AI मॉडल को सिखाते हैं कि कैसे स्टैटिस्टिकल डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, राइट. तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. लाइक प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट है, तो यहाँ पर AI मॉडल जो भी प्रोडक्ट है उनके डिफरेंट प्राइसेस क्या हैं डिफरेंट वेबसाइट पर, और किस प्राइस पर कौन से फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन ये प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट एनालाइज करके देन हमें प्रोवाइड करती है. और इफ यू सी अदर एप्लीकेशंस लाइक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल है, वहां पर भी स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करके देन स्टॉक प्राइसेस को प्रेडिक्ट किया जाता है. इसी तरीके से बैंक्स के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन जो मॉडल्स होते हैं, वहां पर भी जो बैंक ट्रांजेक्शंस होती हैं वो भी स्टैटिस्टिकल डाटा होता है. उन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके देन मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन फ्रॉड है, राइट. तो ये सभी एप्लीकेशंस हैं स्टैटिस्टिकल डाटा डोमेन की. नाउ द नेक्स्ट डोमेन इज कंप्यूटर विजन डोमेन.
इस डोमेन के अंदर हमारा मॉडल जो विजुअल डाटा है उसे एनालाइज करना सीखता है, उसके अंदर से पैटर्न्स फाइंड आउट करके देन इंफॉर्मेशन निकालता है। जैसे कि एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग है। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में जो फार्मर्स है उसकी फील्ड में प्लांट्स को मॉनिटर करना, उनकी हेल्थ चेक करना, उनके फ्रूट्स को मॉनिटर करना, उनकी मैच्योरिटी कितनी हो गई है, मैच्योर हुए हैं या नहीं, या फ्रूट्स को काउंट करना, ये जितने भी टास्क हैं ये विजुअल डाटा को एनालाइज करने के बाद किए जाते हैं मॉडल्स के थ्रू। So this is the domain of a computer vision domain and the surveillance system। पब्लिक प्लेसेस पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या रिटेल शॉप्स में जो सीसीटीवी कैमरे आप देखते हो, वो सभी सीसीटीवी कैमरे विजुअल डाटा को कैप्चर करते हैं, इमेजेस कैप्चर करते हैं, वीडियोस कैप्चर करते हैं एंड देन उन वीडियोस और इमेजेस को एआई मॉडल्स एनालाइज करते हैं एंड देन बताते हैं। जैसे कि रिटेल शॉप्स पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर पर्सन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, एयरपोर्ट्स पर जो पैसेंजर्स है उनको वेरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं और इसी तरीके से जो ट्रैफिक सिस्टम्स होता है वहां पर जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट है उसको रीड करना हो एआई मॉडल, तो विजुअल डाटा को एनालाइज करने के बाद ये सभी टास्क क्रिएट करता है। So all of these are the applications of the computer vision domain. Now we have the NLP domain. Now इस डोमेन में मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सीखती है, यानी जो भी टेक्स्ट और ऑडियो है उसमें क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है वो मशीन लर्न करती है इस डोमेन के अंदर। एग्जांपल्स के लिए जैसे ईमेल फिल्टर्स है, जो भी ईमेल रिसीव हुआ है उसके अंदर जो ह्यूमन लैंग्वेज यूज हुई है उसको एनालाइज करने के बाद, उसका मीनिंग समझने के बाद जो फिल्टर है वो ये डिसाइड करता है कि इस ईमेल को स्पैम फोल्डर में रिसीव करना है या फिर इनबॉक्स में रिसीव करना है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एनएलपी डोमेन एंड सी द ट्रांसलेशंस, जितने भी गूगल ट्रांसलेट है या कोई ऐप है जो ट्रांसलेशन का वर्क करती है, तो वहां पर भी एनएलपी डोमेन में वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ट्रेन हुई है क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के बाद ही दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकती है। So these are the applications of the different domains. Now let's understand ethical framework. Ethical framework समझने से पहले हम फ्रेमवर्क का मीनिंग समझते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसे यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। और इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हो सकता है कुछ गाइडलाइंस दिए हो या फिर रूल्स दिए हैं या प्रिंसिपल्स दिए हैं या फिर स्टेप्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ा था। एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स में 6 स्टेप्स दिए थे जिन्हें फॉलो करके हम एआई सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक तरीके से एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक फ्रेमवर्क है, बट वो फ्रेमवर्क एआई मॉडल क्रिएट करने के लिए दिया गया है, राइट। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और गाइडेड अप्रोच, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एथिकल फ्रेमवर्क का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसे यूज करके हम किसी भी एथिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एथिकल प्रॉब्लम मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको एथिकल डिसीजन लेना है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा डिसीजन एथिकली करेक्ट रहेगा। से दोनों डिसीजन करेक्ट है बट कौन सा ज्यादा एथिकली करेक्ट है, वी वांट टू चूज दैट डिसीजन, तो हम एथिकल फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। और से अगर आप फ्रेमवर्क यूज नहीं करते और आप ये सोचते हो कि जो भी मैं डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ वो एथिकली करेक्ट है, तब भी हमें फ्रेमवर्क यूज करने चाहिए, क्योंकि हम अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी के पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को नहीं सोच पाते हैं, तो उन सिचुएशंस में बेटर है हम एथिकल फ्रेमवर्क लें। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, सपोज आप क्लास मॉनिटर हो और आप की जो पूरी क्लास है वो पिकनिक पर जा रही है और आपको टास्क मिलता है फूड डिसाइड करने का। तो आप बहुत सोचते हो, आपको लगता है कि सभी बच्चों को पिज्जा और बर्गर पसंद आएगा, तो आप पिज्जा और बर्गर डिसाइड कर लेते हो। और जब पिकनिक पर सभी बच्चों को पिज्जा बर्गर मिलता है तो 50% बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वे खाने से मना कर देते हैं क्योंकि सभी बच्चे हेल्थ कॉन्शियस थे, उनको पिज्जा बर्गर नहीं खाना था। तो यहाँ पर जो आपने डिसीजन लिया वो तो देखा जाए एथिकली करेक्ट था, आपने सभी को पसंद आएगा ये सोचकर डिसीजन लिया था, बट इन द एंड वो पसंद नहीं आया, क्योंकि जो आपने डिसीजन लिया वो अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, बट आपने सभी के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश नहीं की कि उनको क्या पसंद है, उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। आपने डीपली थिंक नहीं किया,
आपने अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग, अपने गट फीलिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि दिस इज द करेक्ट डिसीजन, राइट? दैट इज व्हाई फ्रेमवर्क्स आर नीडेड, क्योंकि फ्रेमवर्क्स बनाने से पहले डीपली थिंक किया जाता है, सभी के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचने के बाद ही उन फ्रेमवर्क्स को डिजाइन किया गया। जो भी डिसीजन ले रहे हैं हम, मे भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग वो एथिकली करेक्ट हो, बट वो किसी का अनइंटेंडेड हार्म ना हो, इसलिए बेटर है हम फ्रेमवर्क्स को फॉलो करने के बाद डिसीजन लें, राइट? या फिर अगर एथिकल डिलेमा फेस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा एथिकली करेक्ट है, देन ऑल्सो यू कैन यूज दीज फ्रेमवर्क्स, राइट? नाउ इफ यू हैव टू आंसर व्हाई वी नीड एथिकल फ्रेमवर्क्स, वी कैन इजीली से दैट एक तो एथिकल फ्रेमवर्क यूज करके जो भी आप चॉइस लोगे दैट इज मॉरली एक्सेप्टेबल, एंड दूसरा अनइंटेंडेड आउटकम से बचने के लिए बेटर है हम फ्रेमवर्क यूज करें। नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स विच कुड इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। सो अगर आप एथिकल फ्रेमवर्क नहीं यूज करते हो और आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे कि सपोज हेड बॉय और हेड गर्ल चूज किया जा रहा है और उसमें दो कैंडिडेट हैं, एक तो स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट और दूसरा आपका बेस्ट फ्रेंड। मे बी वो बेस्ट स्टूडेंट से थोड़ा सा कम है, हर फील्ड में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप किसे वोट करोगे? 99% बच्चे कहेंगे कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को वोट करूंगा। क्यों? क्योंकि मे बी हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए उसके हेड बॉय हेड गर्ल बनने से, या फिर आप के इमोशंस हैं उसके लिए कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वही हेड बॉय या फिर हेड गर्ल बने, राइट? सो लाइक दिस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सन की आइडेंटिटी, लोकेशन, आपका अगर कोई रिलेटिव्स है या रिलीजियस व्यूज हैं आपके, आपका इंट्यूशन और डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जब आप कोई भी एथिकल डिसीजन ले रहे हो, तो यू मस्ट फॉलो सम एथिकल फ्रेमवर्क्स। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल। सो एथिकल फ्रेमवर्क्स दो टाइप्स के होते हैं, एक वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क और एक सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब है जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज है, जैसे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सभी की हेल्प करनी चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो इस तरह की जो इथिकल वैल्यूज होती है उन पर ये वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क बेस्ड होते हैं, और ये भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज द राइट्स बेस्ड। ये ऐसे फ्रेमवर्क हैं जिनको यूज करके जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, तो ये फ्रेमवर्क इंश्योर करते हैं कि किसी के भी ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, राइट? तो ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी एआई सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो और अपने एआई मॉडल को राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क से ट्रेन करते हो, तो वो मॉडल डिसीजन लेने से पहले इंश्योर करेगा, लाइक एआई हायरिंग एल्गोरिथम है, तो वो इंश्योर करेगा कि वो मेल और फीमेल दोनों को इक्वली ट्रीट करे, वो बायस ना हो। तो ये फ्रेमवर्क ये इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेट ना हो। एंड द नेक्स्ट इज द यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क। नाउ इन फ्रेमवर्क्स के थ्रू जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो ये इंश्योर करेगा कि उस डिसीजन से ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, विच मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, राइट? और वी कैन से दैट ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटर नंबर ऑफ द पीपल। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें, सपोज एक डॉक्टर है, वो एक दिन में सिर्फ 10 से 20 पेशेंट ही देख पाता है, क्योंकि उसे हर पेशेंट के एक्सरे को स्कैन करना है और डिजीज पता करना है कि उसे कौन सा डिजीज हुआ है। जब डिजीज डायग्नोज हो जाता है, देन वो उसको ट्रीट करता है, राइट? तो इस वजह से वो 10 से 20 लोगों को ट्रीट कर पाता है। बट अगर वो एआई को यूज करता है, तो एक दिन में 100-200 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है, क्योंकि जो एआई है वो सभी के एक्सरेज को कुछ मिनट में ही स्कैन करके डायग्नोज कर सकते हैं उनको कौन सा डिजीज है। जब डिजीज पता चल जाएगा तो सिर्फ उसको ट्रीट करना है, उसको मेडिसिन लिख कर देनी है। तो इस वजह से वो 100-200 पेशेंट्स को देख पाता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो एआई है वो मे बी 100 में से 2-3 लोगों को गलत डायग्नोज कर लेते हैं। तो अब डॉक्टर को क्या एआई सॉल्यूशन यूज करना चाहिए या नहीं? अब इस डिसीजन को लेने से पहले अगर डॉक्टर यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क से इस डिसीजन को देखे, तो वो देख सकती है कि अगर मैं एआई सॉल्यूशन लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले वो सिर्फ 10-20 पेशेंट्स को देख पाता था, अब वो 100 से 200 पेशेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो इसका मतलब ज्यादा बेनिफिट किसमें है? एआई यूज करने में। हाँ, हालांकि उसे 2-3 पेशेंट्स को गलत डायग्नोज किया जा सकता है, बट यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क जहां पर ज्यादा बेनिफिट होगा उस तरफ डिसीजन लेता है।
राइट। नाउ लेट्स सी द वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। नाउ ये वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क ये देखते हैं कि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं वो हमारे जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, बिलीफ सिस्टम है, प्रिंसिपल्स है, क्या उससे हमारे एक्शन अलाइन करते हैं। लाइक सपोज आप हमेशा सबको बोलते हो कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मुझे सच बोलना पसंद है, राइट। ये आप अपने फ्रेंड से बोलते हो हमेशा, और एक दिन ऐसा होता है स्कूल में आपसे विंडो का जो ग्लास है वो टूट जाता है। अब आपको किसी ने नहीं देखा, ना तो किसी बच्चे ने देखा है, ना वहां कैमरा लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे? क्या आप टीचर को जाके बताओगे कि आपने शीशा तोड़ दिया है? राइट नाउ ये जो एक्शन है, अगर आप नहीं बताते हो, आप सभी से छिपाते हो, इसका मतलब आपके जो प्रिंसिपल और बिलीफ्स है उससे आपका एक्शन अलाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप हमेशा ये कहते हो कि हमें सच बोलना चाहिए, तो आपको टीचर को जाके बताना पड़ेगा कि मुझसे ये गलती हो गई है, राइट। नाउ हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आपके सपोज आपका स्कूल है, उसका जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स है, वो ये कहते हैं कि वो सभी बच्चों को एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे, चाहे बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मतलब इंक्लूसिव किया जाएगा, यानी पुअर जो बच्चा है उससे पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अब आपका स्कूल क्या करता है, एक रोबोटिक्स की क्लास स्टार्ट कर देता है, और उसमें जो फीस रखता है उस रोबोटिक्स की क्लास को ज्वाइन करने की, वो बहुत हाई फीस रख देता है। अब जो रिच फैमिली का बच्चा है वो तो ज्वाइन कर सकता है, बट व्हाट अबाउट द पुअर? तो यानी जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपके पर्सनल इंडिविजुअल वर्च्यूज है, उससे आपके जो एक्शन है वो अलाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क ये एंश्योर करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम है, इंडिविजुअल जो वर्च्यूज है, वेदर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, उनका जो प्रिंसिपल्स है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उनसे उनके एक्शंस अलाइन करें। ये वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क एंश्योर करता है, राइट। नाउ लेट्स सी द सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क। सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या सेक्टर में अगर कोई एथिकल डिलेमा होता है तो उससे डील करने के लिए भी उस सेक्टर में, उस फील्ड में कुछ फ्रेमवर्क्स बने होते हैं। तो जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में सपोज कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनको यूज करके ही हम कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही हेल्थ एंड साइंसेस में बायो एथिक्स है, अगर हेल्थ साइंस से रिलेटेड अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हमें बायो एथिक्स में जो गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, देन वी कैन टेक सम एथिकल डिसीजन। सो यहाँ पर बायो एथिक्स का मतलब है हेल्थ केयर फील्ड के अंदर जब भी आपको कोई भी एथिकल डिसीजन लेना है या फिर आप किसी एथिकल डिलेमा में हो, तो आपको बायो एथिक्स की स्टडी करनी है। तो बायो एथिक्स में जितने भी एथिकल क्वेश्चंस हैं वो सभी मेंशन हैं, प्रिंसिपल्स और रूल्स और क्या गाइडलाइंस है जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हमें कोई भी एथिकल डिसीजन लेना है इन हेल्थ केयर फील्ड, राइट। तो इन्हीं बायो एथिक्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन है, लेट्स सी दीज प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, जिसका मतलब है जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट्स हैं उनकी विल की वो रिस्पेक्ट करें। यानी आप उनको ट्रीटमेंट देने से पहले उनका कंसेंट लें, क्या वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी है या नहीं। सपोज आप सर्जरी करने जा रहे हो और सर्जरी के ये साइड इफेक्ट्स हैं या फिर ये रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप पेशेंट को बताओ कि भाई ये रिस्क है इस सर्जरी में, और अगर पेशेंट रेडी है कि वो सर्जरी करने के लिए तैयार है, तभी आप उसकी सर्जरी करोगे, राइट। तो पेशेंट की जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो विल है, उनकी जो राइट्स है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सेकेंड इज डू नॉट हार्म, जिसका मतलब होता है नॉन मेलेफिसेंस। तो यहाँ पर मतलब है कि आपको पेशेंट्स का हार्म नहीं करना है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है जिससे उसका हार्म हो। लाइक एक मेडिसिन आप दे रहे हो, उसका बेनिफिट होने के बजाय उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर आप पेशेंट का हार्म कर रहे हो। तो वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी ट्रीटमेंट वो पेशेंट को दे रहे हैं उससे पेशेंट का कोई हार्म ना हो, तो दे शुड नॉट हार्म देयर पेशेंट्स। नेक्स्ट इज एंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट, आपको जो भी ट्रीटमेंट देना है वो पेशेंट के बेनिफिट के बारे में सोचना है, यानी जिस ट्रीटमेंट से पेशेंट का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है वही ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को देना है।
हाँ, सो जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ट्रीटमेंट है, सपोज कोई इमरजेंसी केस में है, ये पर्टिकुलर वैक्सीन से वो तुरंत उसे रिलैक्सेशन हो सकता है, राइट? तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज गिव जस्टिस, यानी सभी को इक्वली ट्रीट करना है, राइट? जैसे कोरोना के टाइम पर वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी, तो ऐसा नहीं है कि जो रिच पर्सन है, जो पैसे दे सकते हैं ज्यादा, उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर दो और पुअर पर्सन को ना दो। तो सभी को इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट? नाउ यहाँ पर दो वर्ड हैं, मेलेफिसेंस एंड बेनिफिशेंस। इनका मतलब आपको ध्यान रखना है। मेलेफिसेंस यानी ये मेलेफिक से बना है, यानी जो हार्म करे, और बेनिफिशियंस बेनिफिट से बना है, यानी जो बेनिफिट के बारे में सोचे। तो बेनिफिशियंस मतलब पेशेंट्स और सोसाइटी, किसी की भी ओवरऑल वेलबींग और उसके वेलफेयर के बारे में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, दैट इज द बेनिफिशियंस। तो दिस इज योर यूनिट 1। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैंने कवर करवा दिए। नाउ अब हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड।